See, गॉस लॉ, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी क्या था? गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, बोलो, याद है कि सब भूल एक गया? कंडक्टर के गॉस लॉ, अंदर क्यू नॉट बाय समथिंग कुछ तो होता था सर। कंडक्टर नहीं था, it's a closed surface, we call it Gaussian surface. Sum of, sorry, total electric flux passing through any closed surface is equal to algebraic sum of charges enclosed by epsilon zero, right? तो अगर समझो एक ही चार्ज है तो L से Q by epsilon zero, तो electric flux is equal to Q by epsilon zero. And how electric flux was defined? Integral E dot ds, Q by surface integral of E dot ds over any closed surface is equal to Q by epsilon zero. The Q here is charge enclosed by that surface. ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज मतलब क्या बोलेंगे उसको, मोनो मतलब सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता है, प्लस क्यू एग्जिस्ट करता है, माइनस क्यू एग्जिस्ट करता है। इसके लिए सर अगर यहाँ पे मैं प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों रख दूं, अब क्या होगा? व्हाट इज टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस? प्लस क्यू एंड माइनस क्यू बोथ आर enclosed in the surface. So what is electric flux passing through the surface? जीरो। जीरो, तो फ्लक्स हो गया इसमें जीरो। तो यहाँ पे Q एनक्लोज था तो Q माइनस Q हो गया आपका जीरो। तो सरफेस इंटीग्रल E डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब मैग्नेट, एक बार मैग्नेट देखते हैं पहले हम लोग। बार मैग्नेट से क्या समझने की कोशिश करेंगे? गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। तो बार मैग्नेट अगर आप उठा के देखोगे तो क्या होता है? एक एंड पे नॉर्थ पोल है, दूसरे एंड पे साउथ पोल है। एक एंड से लाइंस निकलती हैं, दूसरे एंड से इन होती हैं, राइट? ऐसे घूम के वापस आती है। थोड़ा गलत बना दिया बट लॉजिक यही है। सो लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दे लीव फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर फ्रॉम साउथ पोल एंड दे फॉर्म अ लूप इन डूइंग सो। ऐसा करने में वो लूप फॉर्म करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ ऐसा चक्कर नहीं था। दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख दूं, नेगेटिव चार्ज यहाँ रख दूं, तो लाइंस यहाँ से निकलेंगे और इस पर जाएंगे, नहीं? बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी नहीं होती, जहां से भी शुरू करेंगे वहीं खत्म होगा। सो दे फॉर्म अ लूप, राइट? यस हेलो। सर। तो इस हिसाब से अगर मैं गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म लिखने की कोशिश करूं, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म कोशिश करूं लिखने की, जिसमें मुझे इंटीग्रल बी डॉट डी एस बताना है। तो लेट अस टेक अ लूप। यहाँ पे मैं लूप बनाने की कोशिश करूंगा। लूप से यहाँ पे एक लूप बनाने की कोशिश करता, समझो ये एक लूप हो गया, नहीं? कैन यू गेस इससे फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है? 2। मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है 2, पक्का? हाँ शायद। 0 मैग्नेटिक फ्लक्स नाम डाल देते हैं उसका बाद। इससे मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है 0। क्यों 0 पास हो रहा है? एनीवन रिमेम्बर्स? तब वो कंडक्टर है क्या? कौन? कहाँ वो जो कंडक्टर है? लूप अरे क्लोज सरफेस है, क्लोज, इमेजिनरी अच्छा अच्छा। सरफेस है, इट्स इमेजिनरी सरफेस।
कुछ नहीं समझ में। वेव्स में समझा ये कहाँ? क्या बोल रहा है बेटा? कितना कहाँ सिंपल सा वेव्स पढ़ रहे क्वेश्चन थे ये पूछ। कहाँ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। दिस चैप्टर हैज ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये तेरी लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है कि साउंड वेव की तरह कुछ दिखेगा। अच्छा वो दे अलग है शो द ये। these are oscillating electric and magnetic fields. Actually, they show the characters of wave, hence they are named as electromagnetic wave. बाकी ऐसा वेव नहीं है वो। They are oscillating electric and magnetic field. एंड बड़ी खास चीज है वेव की ऑसिलेटिंग कुछ इलेक्ट्रिक। प्रॉपर्टी है कहते थे। सॉरी, वेव से कुछ प्रॉपर्टी होती थी ना? हाँ वेव्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं एंड दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, इसीलिए तो उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला है। बट दे आर एक्चुअली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अरे चैप्टर स्टार्ट तो होने दो बेटा, बड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा, टेंशन मत लो। ओके ओके सर सर। ये वाला एक्सप्लेन कर दोगे? बता रहा जीरो हूँ बेटा, कैसे लेकिन आया? ये सब तुमको आना चाहिए। जितनी लाइंस इन हो रही हैं उतनी आउट हो रही हैं, यही तो सिखाया था मैंने। हाँ याद आ भाई गया। फिर जितनी लाइंस इन हो रही हैं उतनी आउट हो रही हैं। ये देखो, ये तो हमने इलेक्ट्रिसिटी में कितना सारा किया था। अगर चार्ज बाहर रखा होता था, ये क्लोज सरफेस है एंड दिस चार्ज इज केप्ट आउटसाइड, तो इधर से लाइंस आ रही हैं। ठीक, तो आप पूछते थे फ्लक्स कितना है, तो आंसर वो जीरो। व्हाई? द इनफ्लक्स, इनवर्ड फ्लक्स इज सेम एज आउटवर्ड फ्लक्स। इनवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू आउटवर्ड फ्लक्स, तो दोनों फ्लक्स सेम है। हाँ समझा। तो फ्लक्स जीरो है, दिख रहा है मुझे, ठीक है। लेकिन आप अगर नोटिस करो तो, अच्छा सर, ये एक लूप बनाते हैं यहाँ पे, एक दूसरा लूप लेता हूँ मैं यहाँ एक लूप लेता हूँ, विच एनक्लोजेस नॉर्थ पोल। ठीक है, तो इट कंप्लीटली एनक्लोजेस नॉर्थ पोल। अब इससे इससे कितना ये होगा, क्या बोलते हैं, फ्लक्स पास होगा। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करोगे, ढंग से सुनाई नहीं अरे दिया। एक दूसरा लूप बनाया मैंने, सॉरी क्लोज सरफेस बनाया। ये सरफेस वन था ना, टेकन सरफेस टू, दिस सेकंड सरफेस। इस सरफेस से फ्लक्स कितना पास होगा? अरे कोई नहीं बता पा रहा, उससे भी जीरो है। तो एक्चुअली गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म है ही इंटीग्रल B डॉट ds इज इक्वल टू जीरो। लेट अस ट्राई टू ड्रॉ सम कंक्लूजन फ्रॉम हियर। जी, क्या कंक्लूजन निकाल सकता मैं? अगर डाइपोल होता, अगर डाइपोल को एनक्लोज करता है कौन, एक क्लोज सरफेस, तो उससे पास होने वाला फ्लक्स था जीरो हमेशा। ठीक है, बट अगर एक ही चार्ज को एनक्लोज कर रहा है, एक ही चार्ज को एनक्लोज कर रहा है, तो इट वाज नॉट जीरो। इन दिस केस इट इज जीरो, बट it if it encloses only one charge, then flux is not zero, right? फिर यहां पे ऐसा जादू क्यों हो रहा है कि एक चार्ज को एनक्लोज किया फिर भी फ्लक्स जीरो हो रहा है? कैन एनीवन एक्सप्लेन ऐसा क्यों हो रहा है? हेलो, किसी को क्लिक करता है क्या, ऐसा क्यों हो रहा होगा? जूनियर क्लासेस में पढ़ा वैसे हमने, वो इसलिए होगा क्योंकि अगर मैं इस मैग्नेट को यहां से तोड़ दूं तो यहाँ एक साउथ क्रिएट हो जाता है, यहाँ नॉर्थ क्रिएट हो जाता है। तो एक्चुअली यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा बट एक साउथ है। यू कैन से देयर इज अ साउथ पोल, call it virtual south or whatever you want, but if you break the magnet,
from the line of the loop, then जहां से ये ब्रेक हुआ वहां पे यहाँ साउथ पोल क्रिएट होगा और यहाँ नॉर्थ पोल क्रिएट होगा, तो हो गया ना इसके अंदर एक नॉर्थ एक साउथ, तो टोटल फ्लक्स 0 हो गया। नहीं, हेलो, हाँ सर। let's name the surface as 2, so I'll say surface 2। कैसे, इसमें तो आप कोई भी बोल सकता है यार, ना नॉर्थ पोल है इसके अंदर ना साउथ पोल है, मतलब कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा, मैग्नेटिक चार्ज मुझे नजर नहीं आ रहा, तो आई कैन से भाई इस पे तो फ्लक्स 0 है, कुछ भी एनक्लोज है, ठीक है। क्वेश्चन आता है इसमें क्यों 0 है, तो इसमें एक्चुअली डाइपोल वाला चक्कर हो गया। सरफेस 2 encloses a north pole as well as south pole, उसमें नॉर्थ पोल भी है साउथ पोल भी है। If magnet is broken along the surface, the common surface, इतना पोर्शन जो common surface, a south appears in inside loop 1, तो उसके अंदर एक साउथ अपीयर होगा। भाई साउथ अपीयर हो गया, यही तो मुझे दिखना था, साउथ भी है नॉर्थ भी है, तो साउथ भी है नॉर्थ भी है, तो वो क्या बन गया, डाइपोल बन गया। डाइपोल बन गया तो वो डाइपोल बन गया तो टोटल फ्लक्स हो गया उस पे 0। क्लियर है? हेलो, हाँ सर। एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन यहाँ पे आता है। आपने बोल दिया कि यहाँ पे एक साउथ है एक नॉर्थ है, अगर मैं इसको तोड़ दूंगा तो ये जो साउथ पोल बनेगा ये वीक नहीं बनेगा, इसकी पोल स्ट्रेंथ ज्यादा इसकी पोल स्ट्रेंथ कम नहीं होगी? क्वेश्चन समझा? हेलो सर एक और बार। क्वेश्चन है, ये जो आपने ब्रेक किया, अभी तो ये फुल मैग्नेट का नॉर्थ पोल था, तो उसका कुछ पोल स्ट्रेंथ था, ये नॉर्थ का कुछ पोल स्ट्रेंथ था, मुझे नहीं मालूम, लेट अस अज्यूम 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर, 10 एम्पियर मीटर। तो ये जो नया साउथ, वर्चुअल साउथ आप दिखाने की बात करें, क्या वो भी 10 एम्पियर मीटर होगा या उससे कम होना चाहिए था? तोड़ के बनाया तो कम होगा, ज्यादा होगा, सेम होगा? सेम होगा, एक्चुअली सेम होता है। ईदर यू कंक्लूड, मतलब ये क्वेश्चन बनता है इस पे एक ऐसा बना देंगे, तो गॉस लॉ के हेल्प से यू हैव टू प्रूव दैट अगर मैं बीच में से तोड़ता हूं तो उसका पोल स्ट्रेंथ सेम आता है। तो कैसे सेम आता है? गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म सेज इंटीग्रल v डॉट ds इज 0, ठीक है। यहां से अगर आपको तोड़ना है तो मैं गॉसियन सरफेस बनाता हूं, ठीक है, वहां से तोड़ देता हूं, ठीक है, तो इसके अंदर से फ्लक्स 0, मतलब जो मैग्नेटिक चार्ज, सॉरी, नॉर्थ पोल पे जो मैग्नेटिक चार्ज है वही साउथ पोल पे है, तो इसका जो पोल स्ट्रेंथ है इसका पोल स्ट्रेंथ सेम है, इसका अगर प्लस m है तो इसका माइनस m। अगर आप ऐसा कट करते हो, कैसा, ऐसा कट करते हो तभी पोल स्ट्रेंथ चेंज होता है, ऐसे ऐसे कट करोगे तो पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होता है, राइट? हाँ सर। तो इससे कंक्लूजन ये निकल रहा है, नॉर्थ था तो साउथ भी है। एक्चुअल में द सिंपलेस्ट मैग्नेटिक स्ट्रक्चर विच एग्जिस्ट इज अ डाइपोल। इन सारी चीजों से कंक्लूजन क्या निकालते हैं हम लोग? द कंक्लूजन which we can draw from Gauss law for magnetism is the simplest magnetic structure which can exist, the simplest magnetic, interesting line है, स्ट्रक्चर वैसे सबको पता है, ये चीजें पहले से कोई बड़ी बात नहीं है, which can exist is a dipole,
that is monopoles do not exist. कम से कम आज तक तो मालूम है कि नहीं होते. फ्यूचर में कुछ लोग बोलते हैं मिलेंगे, कुछ बोलते हैं नहीं मिलेंगे, राइट. बट अब तक के नॉलेज के हिसाब से the simplest magnetic structure which can exist in nature or which we can use or make is a dipole. That is, monopoles do not exist. North pole अकेला नहीं आएगा. आएगा तो नॉर्थ पोल के साथ साउथ पोल भी आएगा और दोनों की स्ट्रेंथ बराबर होगी. क्लियर है? हाँ सर. ओके. तो ये तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड हो गया. अगर मैं सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड दूं तो भी क्या गॉस लॉ उसके मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी रहेगा या उसके लिए कुछ और आएगा? इंटीग्रल बी डॉट डीएल जीरो आएगा कि नहीं आएगा? क्वेश्चन इज, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बार मैग्नेट का है. इंस्टेड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट, इफ आई यूज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड, then what will happen? Or magnetic field of a loop or a moving or a single, मतलब ये current carrying conductor, straight conductor, किसी का भी मैग्नेटिक फील्ड उठा के मैं उस पर गॉस लॉ लगाने की कोशिश करूं तो इंटीग्रल बी डॉट डी जीरो आएगा या कुछ और आएगा? तो आंसर इट इज जीरो. भाई यहाँ पे थोड़े ने लिखा है कि बार मैग्नेट के लिए, दिस इज ट्रू फॉर ऑल. जैसा मर्जी आप मैग्नेटिक फील्ड लेके आओ, जैसा मर्जी मैग्नेटिक फील्ड लेके आओ, उसमें अगर गॉस लॉ अप्लाई करोगे तो हमेशा हमेशा क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो आएगा क्लोज सरफेस पे. ठीक है, चलो मान लिया. तो क्या इसका मतलब है कॉइल के भी दो पोल होते हैं या सोलेनॉइड के भी दो पोल होते हैं? मैं ये मान लूं कि वो भी डाइपोल है. हेलो? नहीं सर. है, यही तो पढ़ा था हमने पीछे चैप्टर्स में. सब भूलते जा रहे हो. अंतरिक्ष तुझसे उम्मीद नहीं है, तू भी पढ़ता नहीं, रिवाइज नहीं कर रहा है. सर सोलेनॉइड डाइपोल कैसे हो सकता है? थप्पड़ मारूंगा मैं. एनालॉजी बताई थी कि सोलेनॉइड और बार मैग्नेट में एनालॉजी होती है. जैसे इसके दो पोल्स होते हैं, उसके भी दो पोल्स होते हैं. इसके एक एंड से लाइन निकलती है, दूसरे में हाँ एंड याद आ होती गया. है, मतलब फिर कौन सा वाला नॉर्थ पोल जैसा होता था, कौन सा साउथ पोल जैसा होता था? जिससे निकल रही है वो साउथ पोल होगा और जिससे एंटर हो रहा है वो नॉर्थ पोल. कैसे मालूम? वहां पे तो करंट दिख रहा है मुझे चलता हुआ सोलेनॉइड में, फील्ड थोड़ी नजर आ रहा है. जिधर एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखता है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, जिधर क्लॉकवाइज करंट दिखता है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है. सब भूल जाते हैं, बड़ा दुख होता है मुझे. तो जो मर्जी आप मैग्नेटिक स्ट्रक्चर लेके आओ, नॉट ओनली बार मैग्नेट, टेक सोलेनॉइड, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल मैग्नेटिक स्ट्रक्चर्स, एप्लीकेबल टू ऑल मैग्नेटिक स्ट्रक्चर्स. चाहे कुछ भी हो जाए, आप सोलेनॉइड ले लो, टोरॉइड ले लो, सिंगल लूप ले लो, स्ट्रेट वायर ले लो, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर. तो कुछ भी आप मैग्नेटिक स्ट्रक्चर लेके आओगे सब पे ये एप्लीकेबल है. सब पे इंटीग्रल क्लोज सॉरी इंटीग्रल बी डॉट डी एस इज जीरो. ओके, ओवर क्लोज सरफेस ऑब्वियसली. क्लियर है? ठीक. एक क्वेश्चन देता हूं, करके बताऊं. समझो एक फ्रस्टम शेप का कंडक्टर है. कंडक्टर है सरफेस. There is a surface in the shape of frustum. एक क्वेश्चन है, एक फ्रस्टम लिया है, ठीक है. इधर से इनवर्ड फ्लक्स है, इनवर्ड फील्ड है, बी का वैल्यू ले लो. ये टॉप इज 10 टेस्ला ले लो, चलो. और एरिया ले लो, एरिया ऑफ टॉप इज, इसका एरिया जो है ना ये हो गया 15 सेंटीमीटर का. बी एट टॉप ले लो,
बी एट बॉटम ले लो, यहाँ पे जो फील्ड है बी एट बॉटम तो समझो 20 टेस्ला and area and bottom is 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बात समझे? हेलो, एक फ्रस्टम है, कोन का फ्रस्टम है, ठीक है, there's a frustum of cone. Question is, a field at the top is 10 Tesla and is 50 area is 15 centimeter square, whereas field at the bottom surface is 20 Tesla and area is 30 centimeter square. The question is, find the flux through the curved surface. Curved surface से flux निकालना है। Find the flux through the curved surface. Find flux through curved surface. ये जो कर्व्ड सरफेस है फ्रस्टम का, उससे आपको फ्लक्स निकालना है। क्वेश्चन समझा? हेलो, हाँ सर। कर्व्ड सरफेस से आपको फ्लक्स निकालना है। Total flux through this closed surface should be what? इस closed surface से total flux कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। Inward flux दिख रहा है आपको? Inward flux from the flat surface कितना है? अब ये मत बोलना फ्लक्स निकालना नहीं आता। फील्ड इज नॉर्मल टू एरिया, 10 टेस्ला है फील्ड, एरिया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। डोंट से दैट यू डोंट नो हाउ टू फाइंड फ्लक्स। 15 into 10 raised to the power minus 3 ऊपर होगा। 15 into 10 raised to minus 3 इनवर्ड है, तो इनवर्ड फ्लक्स, यहाँ से इनवर्ड फ्लक्स है कितना? 10 into 15, 150 into 10 raised to minus 4, 1.5 into, चलो यही कहते हैं, कितना हो गया? 150 हो गया ना? नहीं, 0.15, 150 into 10 raised to minus 4। यहाँ पे आउटवर्ड फ्लक्स है, बाहर जा रहा, तो आउटवर्ड फ्लक्स कितना है यहाँ पे? 6 into 10 raised to the power minus 2। 600 into 10 raised to minus 4। डिफरेंस क्यों है भाई? जो इन है वो आउट से मैच क्यों नहीं कर रहा? क्या चक्कर है? Inward flux does not matches with outward flux. Why? बाकी कर्व्ड सरफेस से आ रहा है, बाकी जो है कर्व्ड सरफेस से आ रहा होगा, डायरेक्शन मुझे नहीं मालूम। इन हो रहा है 150, आउट हो रहा है 600, तो बाकी कहां से आ रहा है? क्योंकि टोटल तो 0 होना चाहिए। टोटल इनवर्ड फ्लक्स शुड बी इक्वल टू आउटवर्ड फ्लक्स। व्हाई? गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म सेज total magnetic flux passing through any closed surface is 0। जितना आएगा उतना जाएगा। आया कितना? 150, गया कितना? 600, बाकी कहां से? 450 बाहर से। Therefore flux through curved surface is 450 into 10 raised to minus 4 inwards। That's it। ठीक है, आ रहा समझ में? हाँ सर। ओके, सो लेट्स रिकॉल चैप्टर वाइज हमने कौन कौन से फील्ड पढ़े।
सबसे पहला कौन सा फील्ड पढ़ा था हमने फर्स्ट चैप्टर में? कौन सा फील्ड पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस, याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस, ये पढ़ा सबसे पहले। इसमें पढ़ा था कूलम्स लॉ से हम कैलकुलेट करते थे, फिर एक शॉर्टकट दिया था हमको गॉस लॉ। तो गॉस लॉ हमको क्या अलाउ करता है लिखने के लिए? इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन z। फिर हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था हमने? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्जेस। मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्जेस। इनफैक्ट हमने देखा था परमानेंट मैग्नेट्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी मूविंग चार्जेस की वजह से। अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं दे परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस, उनकी वजह से सबका डायपोल मोमेंट निकल निकल के ऐड हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्जेस, ये निकालने के लिए हमने कौन सा लॉ देखा था? पहले देखा बायोट-सैवर्ट्स लॉ, फिर उसके बाद आया था एम्पियर्स लॉ। दिस वाज गॉस लॉ, राइट? दिस वाज गॉस लॉ। फिर उसके बाद है कौन सा लॉ? Ampere's law. B dot dl is current enclosed by epsilon. This is Ampere's loop law. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्जेस ये निकालना हमने सीखा था, ठीक है? दो मेथड देखे थे, एक बायोट-सैवर्ट्स लॉ था और एक एम्पियर्स लूप लॉ था। तो एम्पियर्स लूप लॉ सेज इंटीग्रल B डॉट dl ओवर एनी क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू करंट एनक्लोज्ड बाय, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, पागल हो, म्यू नॉट है, करंट एनक्लोज्ड इनटू म्यू नॉट। पता नहीं क्या सोचते सोचते लिख दिया। So magnetic field due to moving charges integral B dot dl equals to mu naught I enclosed। फिर और कुछ पढ़ा क्या आपने? और कुछ पढ़ा कि दो ही फील्ड पढ़े? हेलो, गलत बात है यार, रिवाइज भी नहीं कर रहे लगता। कितना स्ट्रेस, मतलब जोर लगा, मतलब बताया था मैंने जोर देके ये नए टाइप का फील्ड है। मिथिलेश बोल रहे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट ही तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्जेस है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से चैप्टर में पढ़ा था? कौन सा चैप्टर में पढ़ा था? फैराडेज लॉ। कौन सा चैप्टर था वो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ में हमने इसको कैलकुलेट करना सीखा था, इंटीग्रल E डॉट dl इक्वल्स टू माइनस d5b बाय dt। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड था, वो क्यों आता था? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आता था? फ्लक्स चेंज होने की वजह से। फ्लक्स चेंज होने की वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता था, उसकी वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, राइट? तो सोचने की बात यह है कि क्या इसका उल्टा होगा? क्या इसका उल्टा होगा? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, तो इज इट पॉसिबल टू हैव अनदर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, शायद उल्टा कर खिचड़ी कर दिया मैंने।
5 मिनट रुकना, मैं आ रहा हूँ, एक अर्जेंट कॉल है। हेलो। हाँ सर। सो क्वेश्चन इज, जैसे चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स या फील्ड की वजह से आपने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया था, तो इज इट पॉसिबल कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज कराएं और मैग्नेटिक फील्ड बन जाए? सोच के बोलना है। आंसर तो वैसे सबको ही पता है, ऐसे ही होने वाला है, लेकिन सोचो, आप थोड़ा अजीब सा लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करा के यहाँ पे चार्ज पार्टिकल लो, आप चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कराओ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक, थोड़ा सा मैजिकल लगता है। चार्जेस थे, चार्जेस से फील्ड हमने डाइजेस्ट कर लिया, फिर मूविंग चार्जेस से मैग्नेटिक फील्ड, ये थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी इसको एडजस्ट कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया। फिर मैंने आपसे बोला आप मैग्नेट लेके ऐसे ऐसे करो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, वो थोड़ा मुश्किल था, फिर भी आपने एडजस्ट कर लिया। अब इससे भी जबरदस्त जादू ये है कि आप इलेक्ट्रिक चार्ज लेके ऐसे ऐसे करो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो। हेलो। हाँ सर। तो कॉन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, यहाँ पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है। तो सवाल ये था कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड सर आएगा क्या, ऐसी कुछ चीज होगी और आएगा क्या? तो आंसर इज यस, ऐसी भी चीज आएगी, राइट। तो इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन समझने के लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल लिख देता हूं यहाँ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेट अस अस्यूम देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, अंदर की तरफ एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है एंड यहाँ पे एक लूप है। If B is decreasing, B is inwards and decreasing, यहाँ पे एक induced electric field आता था। Can anyone tell me what was the direction of induced electric field in this figure? What will be direction of induced electric field in this figure? Inward. What? Induced electric field, magnetic अच्छा field अच्छा inwards है। बोलो बोलो बोलो। किसी को याद नहीं है? मिथिलेश, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इस फिगर में? कीर्तन गया है तो सही, कीर्तन। अभिमन्यु, कौस्तुभ, कोई कुछ नहीं। अरे इनवर्ड फ्लक्स कम हो रहा है, तो इनवर्ड फ्लक्स बढ़ाने के लिए यहाँ पे करंट कैसा Outward. आएगा? इसमें करंट आता था क्लॉकवाइज, Anti-clockwise. क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज करंट आता था, साउथ पोल क्लॉकवाइज, सब रिलेट करके याद करो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्लॉकवाइज आएगा। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, induced electric field appears in loop appears along a loop in clockwise direction, ऐसा हमने पढ़ा था। और इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन किससे आया था? लेंज लॉ से, और इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये यूज करते थे। ठीक है, अब जाते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो क्वेश्चन इज कि जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करा है इस लूप से लिंक्ड, तो इसमें एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आया। फील्ड वाज इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक। तो B is inwards and decreasing, hence induced electric field appears along the loop in clockwise direction। ऐसा एक induced electric field है। तो induced magnetic field आएगा क्या? Yes आएगा। वो भी कुछ ऐसा ही होता है, थोड़ा फर्क है। कैसे? अगर आप
इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया होता, इफ दिस वाज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाज डिक्रीज्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे अगर एक लूप रखा होता तो एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अपीयर होता है along the loop, but direction is different from the induced electric field in similar situation, right? तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट क्या बोलूंगा, जगह नहीं बची, क्या रब कर दूं, ये रब कर देता हूं। तो I'll say E is inwards and decreasing, inwards and decreasing. Induced magnetic field appears, magnetic field appears along the loop, along the loop in anti-clockwise direction. Got it? E is inwards in this figure, electric field is inwards and decreasing, right? An induced magnetic field appears along the loop in anti-clockwise direction. Now question is, how do I get expression for this? मतलब इसको measure कैसे करेंगे? तो इसको measure करने के लिए एक law है, मैक्सवेल ने दिया था, right? तो मैक्सवेल gave, so मैक्सवेल्स law बोल सकते हो, मैक्सवेल्स law क्या था? इंटीग्रल B dot dl along any closed loop is mu naught epsilon naught d phi e by dt. Integral B dot dl over a closed loop is mu naught epsilon naught d phi e by dt. ये एक्सप्रेशन दिया था किसके लिए? चेंज इन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। हेलो, हाँ जैसे फैराडे ने दिया था इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, क्या था? इंटीग्रल E डॉट dl ओवर अ क्लोज लूप इज d phi b by dt का माइनस साइन। यहाँ पे इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट d phi e by dt। क्लियर है? हाँ सर। तो डिफरेंसेस, जो फैराडे का लॉ है और यहाँ पे फैराडे का लॉ लिखा हुआ था, फैराडेस लॉ, इंटीग्रल E डॉट dl इज इक्वल टू d phi b by dt विद द माइनस साइन, ये फैराडेस लॉ था। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, फैराडेस लॉ और मैक्सवेल्स लॉ को, राइट? तो इधर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, rate of change of magnetic flux with respect to time, rate of change of electric flux with respect to time. यहां तक सब ठीक दिख रहा है, एनालॉजी चल रही है। दो फर्क दिख रहे हैं, क्या क्या फर्क दिख रहा है आपको? दिख रहा है सामने, बोलो ना क्या है पहला फर्क, क्या दिख रहा है दोनों में? एप्सिलॉन जीरो और नेगेटिव साइन। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और नेगेटिव साइन। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का क्या चक्कर है? ये बड़ा सिंपल सा चक्कर है भाई। जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर लिखूंगा तो यूनिट, मतलब ये कांस्टेंट तो बदल जाएगा ना, बिकॉज यूनिट्स आर चेंजिंग। ये अच्छा एग्जांपल नहीं था, बट समझो यहाँ पे ये साइड क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ है। इधर क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ। तो यूनिट का फर्क तो है ना, तो यूनिट्स को कॉम्पनसेट करने के लिए कॉन्स्टेंट्स आएंगे, तो ये वो कॉन्स्टेंट्स है। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट appears to balance the units, you can say balance the SI units। इधर लेफ्ट साइड में जो है और राइट साइड में जो है वो यूनिट का फर्क है, तो उसके लिए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आया। नहीं लग रहा, नहीं आया समझ में? लॉजिकल नहीं लग रहा आपको? में द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टाइम है। यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इधर मैग्नेटिक फील्ड इनटू टाइम, तो यूनिट्स में तो फर्क हो गया ना। तो यूनिट्स को फर्क को मैच कराने के लिए ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अपीयर होगा।
ठीक है, ये माइनस साइन का क्या चक्कर है? माइनस साइन कहाँ गायब हो गया? माइनस साइन ये कौन सा था? फैराडेज लॉ में जो माइनस साइन लगा, ये कहाँ से आया था? कौन से लॉ से आता था? बोलो। सर क्वेश्चन नहीं समझा। ये फैराडेज लॉ में माइनस साइन कहाँ से आया था? डायरेक्शन की वजह से। हाँ, तो ये कौन सा लेंज लॉ था? अपोज करना होता था। हाँ। ठीक है, यहां उल्टा आता है। सिमिलर सिचुएशन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्लॉकवाइज अपीयर हो रहा है, तो इस सिचुएशन में एंटी क्लॉकवाइज अपीयर होगा। डायरेक्शन ऑफ induced magnetic field due to varying electric flux is opposite to direction of induced electric field which should appear in similar situation. तो आपको जब क्वेश्चन में इमेजिन करना होगा, या बोर्ड्स में जब क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है जिसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा और चेंज कराएंगे लोग, और आपसे पूछेंगे बताओ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, तो आपने पहले लेंज लॉ लगाना। ऐसी सिचुएशन में लेंज लॉ लगाना। लेंज लॉ लगाने के बाद जो डायरेक्शन आपको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मिल रहा है, उसका उल्टा समझ लेना आप इंड्यूस्ड मैग्नेटिक। नहीं समझा? समझा। सो सिमिलर सिचुएशन में आप इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालो, फिर उससे ठीक उल्टा कर दो, तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर है? गुड, चलो आई विल स्टॉप हियर।